दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर जो कि कक्षा 12 वालों के लिए है। अगर आप मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हो तो समझ लीजिए आपका आधा बोर्ड एग्जाम क्लियर हो गया। समय वही है पहले वाला 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक है 100। चलिए इसको बिना समय गवाते हुए हम सॉल्व करके आपको बताते हैं, क्योंकि समय बाबू आपके पास बहुत ही कम है और 22 फरवरी को आपको अपना पेपर देने जाना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए खंड का और खंड खा आपको दिया जाएगा। खंड का में 5 प्रश्न होंगे जो कि गद्यांश से आएंगे और खंड खा में 5 प्रश्न होंगे जो कि पद्यांश में आएंगे, पद्यांश से आएंगे। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न 1 का प्रश्न का है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही सिंपल से ये जो प्रश्न है इन सबको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इसमें पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है संपूर्णानंद और तीसरा है मोहन राकेश, चौथा है रामकृष्ण दास। ठीक है, तो इसका सही जो ऑप्शन है संपूर्णानंद जी। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं संपूर्णानंद जी। ठीक है, उसके बाद देखिए लल्लू लाल की रचना है। ठीक है, सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी। तो इसमें सही जो ऑप्शन है वो कौन सा है? प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। ठीक है, उसके बाद देखिए गा वाला ऑप्शन है पर्दा कहानी के लेखक हैं। पहला है प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है अमरकांत और चौथा है यशपाल। ठीक है, तो पर्दा कहानी के जो लेखक हैं वह यशपाल जी हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। पहला है विष्णु प्रभाकर, दूसरा रामवृक्ष बेनीपुरी और तीसरा राहुल सांकीर्त्यायन और चौथा है रांगे राघव। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अंगा वाला ऑप्शन है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाण भट्ट की जो आत्मकथा है उसके लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है सरदार पूर्ण सिंह और तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो बाण भट्ट की जो आत्मकथा है उसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न दूसरे में आपसे पूछा जाता है कामायनी किस युग की रचना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कामायनी किस युग की रचना। इसमें भी 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग। तो इसमें सही जो ऑप्शन है वह दूसरा वाला है छायावादी युग। ठीक है, खा वाला ऑप्शन है निम्नलिखित कवियों में से कौन कवि प्रगतिवादी युग का है। ठीक है, यानी इन जो कवि है इनमें से कौन सा ऐसा कवि है जो प्रगतिवादी युग का है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है अग्रदास, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है नंददास और चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। तो सही ऑप्शन जो है वह रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 1941 ईस्वी, दूसरा है 1943 ईस्वी, तीसरा है 1954 ईस्वी और चौथा है 1947 ईस्वी। तो इसमें सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो दूसरा वाले 1943 ईस्वी तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। इसमें कौन सी ऐसी रचना है जो द्विवेदी युग की नहीं है? बाकी सब द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। पहला प्रियवर प्रवास, दूसरा साकेत, तीसरा भारत भारती और चौथा है कामायनी। तो चौथा वाला ऑप्शन ही सही है, द्विवेदी युग की कामायनी रचना नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए अंग वाला ऑप्शन है यानी पांचवा वाला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है। ठीक है, यानी जो इसमें जो 3 है ना ये महाकाव्य हैं और इसमें कौन सा एक ऐसा है जो महाकाव्य नहीं है। तो पहला है रामचरितमानस, दूसरा है साकेत, तीसरा है पद्मावत और चौथा है मामा। तो ये चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा जाएगा दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी इसके ये जो गद्यांश है इसके नीचे प्रश्न है, उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। 2 नंबर का एक प्रश्न है, यानी 5 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 10 नंबर का ये तीसरा वाला प्रश्न आपका है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस गद्यांश को आपको पढ़ लेना है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। ठीक है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा? यानी इस धरती से जो इस धरती में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं सोना चांदी वगैरह, उससे कौन नहीं जानना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। यानी जो पृथ्वी के नीचे जो सतह है ना उसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर हैं जिन्हें पृथ्वी पीस कर उसे ऊपर करके आपको एक अच्छी मिट्टी देती है। ठीक है, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। यानी जो हमारे आर्थिक
विकास है, उसके लिए इन सबके नीचे, जो धरती के नीचे जो हमारे अमूल्य वस्तुएं हैं जैसे सोना चांदी हीरे जवाहरात, उन सब की जांच पड़ताल करना आवश्यक है ताकि इससे देश का विकास हो सके। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें पूछा जाता है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी पहला प्रश्न पूछा जाता है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इस संदर्भ लिखना है तो ये कहाँ से लिया गया है, देखिए जो पहला चैप्टर है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, उसका क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। अब देखिए यहाँ अगर राष्ट्र आ जाए या फिर राष्ट्र की बात आ जाए या पृथ्वी की बात आ जाए तो यह कहाँ से लिया जाता है, पहले वाले चैप्टर से, वासुदेव शरण अग्रवाल वाले चैप्टर से लिया गया है। तो इसका गद्यांश आप लोग जान ही गए होंगे। गद्यांश में लिख रहा है आपको प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बस इतना हो गया, 2 नंबर आपको इसमें आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए और कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं उन्हें भी सॉल्व करते चलें। अब इसमें ऑप्शन है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। अब आपने पढ़ा होगा कि इसमें अमूल्य निधियां भरी हुई हैं जिनके कारण ये वसुंधरा कहलाती है। सिंपल से हो गया इसका आंसर। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जो इसमें जिसके नीचे लाइनिंग की गई है उनकी आपको व्याख्या करना है। और पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, तो जो पृथ्वी ने अगणित प्रकार की मिट्टियों को अपनी देह को सजा, पृथ्वी की देह को अगणित प्रकार की मिट्टियों ने सजाया है। बस सिंपल सा इसका आंसर हो गया। भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें अपने पृथ्वी के नीचे जो पृथ्वी के नीचे जो बहुत सारे पृथ्वी के नीचे जो बहुत सारे अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, हमें उनकी जांच पड़ताल करना आवश्यक है। अब देखिए जो दो अथवा करके आपके सामने एक गद्यांश दिया गया है, चाहे तो आप पहला वाला करिए या फिर दूसरा वाला करिए। देखिए अशोक का फूल, सबसे पहले इसमें गद्यांश का उत्तर ही मिल गया। अशोक का फूल पाठ से ही लिया गया है। तो गद्यांश का आप संदर्भ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ये पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक अशोक के फूल से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इस तरीके से आपको इसको भी सॉल्व करना है। अब लिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो गद्यांश होता है वो कहानी होता है बाबू, और जो पद्यांश होता है वो आपका कविता होता है। ठीक है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूँ। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। ये कहाँ से लिया गया है, अब देखिए इसमें आता है भरत। ठीक है, तो भरत और कैकेयी, भरत की माता कौन थी, कैकेयी। तो ये कहाँ से लिया गया होगा बाबू, कैकेयी का अनुताप से। ठीक है, तो अब इसका अगर संदर्भ पूछेगा तो बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन होता है ना उसी में उसका आंसर छुपा रहता है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ तो आप जान ही गए कि ये संदर्भ कहाँ से लिया गया है। अब इसका रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, यानी जो उसमें रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करना है। फिर तीसरे में क्या कहा जाता है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, पाई राई भर की अनुताप न कर पाऊं, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अब देखिए जाऊं पाऊं, जिस तरह से अगर किसी शब्द में मनु मानो जन जानो शब्द आ जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है बाबू, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब पद्यांश का भाव स्पष्ट करना है कि ये पद्यांश में कौन सा भाव है। ठीक है, तो इसमें आप जान सकते हैं कि इसमें कौन सा भाव है, इसमें एक शोक भाव है। ठीक है, क्योंकि पश्चाताप वाला भाव है, क्योंकि जो कैकेयी थी वह राम को वनवास का वचन दे चुकी थी, राम को वनवास, और भरत को 14 वर्ष का राजपाट अपने जोवर में राजा दशरथ से मांगा था, लेकिन अब उसको वापस लेना चाहती है, तो इसलिए एक पश्चाताप का भाव होगा। ठीक है, अब देखिए भाषा की विशेषताएं बताओ, भाषा इसमें कौन सी है, इसमें ब्रज भाषा है। अब इसकी आपको इस भाषा की विशेषता को बताना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अथवा में कौन सा गद्यांश आपको कौन सा पद्यांश दिया गया है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना विकृत वसना, तो ना तू सुंदरी को जो थोड़ी सी शर्मिक वह गोद ले श्रांतिक होना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना,
कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, छा द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। ठीक है, एक क्या है, एक कविता है जो कि कहाँ से लिया गया है, जो कि पवन दूतिका चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि एक कौन सा चैप्टर से लिया गया है। देखिए, अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो आप ये जरूर जानते होंगे कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आए, यानी अगर कहीं पर कोई प्यासी महिला आपको दिखे तो ये किससे कहा जाता है, ये जो राधा जी थी वह पवन से, यानी जो हवा थी, वायु थी, उससे कह रही थी कि अगर कोई थकी हुई महिला आपको दिखे तो अपनी हवा से उसकी थकान को मिटाना। ठीक है, तो इस तरह से इसका भी आपको हल कर लेना है। बहुत ही सिंपल ये सब चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है बाबू। ठीक है, अब देखिए, लिए चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 5 पर। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर में पूछा जाएगा, बहुत ही आसानी से आपको इसको लिख देना है। ठीक है, और देखिए इसमें एक चीज क्या दिया गया है, शब्द सीमा अधिकतम 80, यानी 80 शब्दों से ज्यादा इसको आपको नहीं लिखना है। पहला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम, और तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, तो इसमें आप वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हीं तीनों का अगर आप इस साल तैयार कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इससे बाहर कोई भी आने वाला नहीं है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, उसके बाद खा में आपसे कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डाले, यानी सबसे पहले साहित्यिक परिचय लिखना है, फिर उनकी कृतियों को आपको बताना है कि कौन कौन सी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, इसके लिए भी अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। ठीक है, इसमें भी ऐसे देखिए, पहला है मैथिली शरण गुप्त जी, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, और तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर। तो आप देखिए मैथिली शरण गुप्त जी का तैयार कर लीजिए और जयशंकर प्रसाद जी का, और अगर आप चाहो तो जो पवन दूतिका पहला चैप्टर है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध, इन तीनों का अगर आप तैयार कर लिए तो आपका 5 नंबर आज ही कंफर्म हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 6 में आपसे बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालने के लिए पूछेगा, या फिर ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, बहादुर कहानी आप तो पढ़ लीजिए, या फिर पंचलाइट, यही दोनों आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आने वाला है। ठीक है, अब देखिए लिए चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 7 पर। स्वपथित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी आपको एक खंडकाव्य प्रश्न संख्या 7 में मिलेगा, उस खंडकाव्य में से किसी एक खंडकाव्य का आपको उत्तर देना है जो आपके जिले में पढ़ाया जाता हो। ठीक है, देखिए पहला है सनम कुमार, दूसरा है रश्मि रथी, और तीसरा है मुक्ति यज्ञ, चौथा है त्यागपथी, पांचवा है आलोक वृत्ति, और छठा है सत्य की जीत। ठीक है, तो इन्हीं में से जो आपके पेपर में जो आपके जिले में चलता हो उसी को आपको लिखना है। अब प्रश्न संख्या 8 पर आ गए हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ध्यान दीजिए, जिस तरह से आपके हिंदी के गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं उसी तरीके से संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक पैसे दे दिया गया है, एक गद्यांश दे दिया गया है, इसके नीचे आपके जो प्रश्न है उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। इसके नीचे देखिए कोई प्रश्न नहीं होता, क्या कहा जाता है, संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी इसका पहले संदर्भ लिखना है कि हमारे हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है, इसमें कोई लेखक वगैरह तो होता नहीं। अब इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है, ये जो संस्कृत में इसको बदल कर ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में कर देना, बस यही सिंपल सा काम करना है। 7 नंबर आपको इसके लिए मिल जाते हैं। ठीक है, अब आपको देखिए लिए चलते हैं संस्कृत के खा वाले खंड में दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी बहुत ही आसान है। ना में रोचते भद्रन व उलूकस यामी विवेचनम। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान है। बस ये 2 लाइन का जो श्लोक है ना, इसका आपको संदर्भ लिख देना है और अनुवाद लिख देना है, तो इसके लिए 7 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 में आपको निम्नलिखित मुहावरों में से किसी
एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी ये जो मुहावरा है इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है, पहले इसका अर्थ बताना है। तलवार की धार पर चलना यानी मुश्किलों का सामना करना, ठीक है। अब देखिए टका सा जवाब देना यानी साफ इनकार कर देना, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग बहुत ही आसान से हो जाता है कि मैंने उससे कहा था, उसने टका सा जवाब दे दिया। दाल में काला होना बहुत ही जो फेमस मुहावरा है वह क्या है, तीसरा वाला, दाल में काला होना यानी कुछ गड़बड़ होना। और नमक मिर्च लगाना, ये भी बहुत ही जो मुहावरे हैं ना, इन सभी को आपको तैयार करके जाना है। हर साल बोर्ड एग्जाम में लगभग इन चारों पांचों में से कोई एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 में तथापि का, अब देखिए सिलेबस से ये सब चीज़ें हटा दी गई है, लेकिन यूपी बोर्ड ससुरा आपका मॉडल पेपर ही नहीं जारी कर रहा है, तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें नहीं पढ़ना है। संधि विच्छेद हो गया, इसके दर पर दोस्तों आपका अपठित गद्यांश सब जुड़ गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए परमेश्वर, जो इसका संधि विच्छेद है, इस ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और जो विभक्ति और वचन है ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और शब्द युग्म, हाँ ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा आपकी बार, ठीक है। ये जो 10वां वाला जो प्रश्न है, संधि विच्छेद हो गया और विभक्ति और वचन, ये दोनों आपके चैप्टर से हटा दिए गए हैं। इसके दर पर अपठित गद्यांश आपका कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखने के लिए आपको आता है। अब इसके लिए आपको जो प्रश्न दिए जाते हैं उन प्रश्नों को आपको सॉल्व कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। यानी जो आपके पास ये जो शब्द है, इन शब्द के दो अर्थ लिखना है। चाहे तो आप इसे पर्यायवाची समझो, या एक शब्दों के दो अर्थ, या फिर समानार्थी, या फिर एक अनेकार्थी शब्द समझो, बात एक ही है, ठीक है। अब देखिए गाँव वाले में आपसे पूछा जाता है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। यानी ये जो वाक्य है इसको एक शब्द में आपको बताना है। जो आंखों के सामने है उसे क्या कहते हैं, नेत्र सम्मुख। ये देखिए बहुविकल्पीय में है, ठीक है। जो आंखों के सामने हो आंख के आगे, ये गलत हो जाएगा बबुआ। अब प्रत्येक आंख, ये भी गलत हो जाएगा। और देखिए जानने की इच्छा रखने वाला, जानकार, उससे तो जानने की इच्छा रखने वाला नहीं कहेंगे। और देखिए ज्ञानी, ये भी गलत है। और जिज्ञासु इसमें सही होगा, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिज्ञासु, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यानी ये जो चार वाक्य आपको दिए गए हैं बाबू, ये सब गलत है, इनको शुद्ध करके आपको लिखना है। जैसे देखिए तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, ये गलत है, तो इसका क्या हो जाएगा, तुम कुर्सी पर बैठे हो, ठीक है। दूसरा है इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, ठीक है। देखिए अनेक खुद अपने आप में एक बहुवचन है, तो इसलिए हो जाएगा इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, ठीक है। सम्मेलन में कवियत्री ने भाग लिया है, ठीक है, तो ये गलत है, तो इसलिए हो जाएगा सम्मेलन में कवियत्री ने भाग लिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, ठीक है। तो ये आपका ये भी गलत है, कृपया अनुमोदन नहीं होगा, अनुवादन करने की कृपा करें, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा जाता है, वीर रस तथा हास्य रस का अस्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो वीर रस आपको तैयार कर लेना, हास्य रस तैयार कर लेना। अब देखिए श्लेष तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। उसके बाद गा में आपसे पूछा जाए दोहा और सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 12 में 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, इसमें आपको तैयार करना है रस, छंद और अलंकार, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 13 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 6 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा, यानी आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा। जैसे बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र, और उसके बाद देखिए क्या पूछा जाता है, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र, ठीक है। यानी इसमें आपको बैंक संबंधित पत्र लिखने के लिए कहा जा सकता है, या फिर शहर के जिलाधिकारी को पत्र लिखने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या जो कि लास्ट वाला है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, ठीक है। तो ये जो 9 नंबर का निबंध है दोस्तों, इसमें आपको क्या क्या तैयार करना है, देश में बेरोजगारी की समस्या, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आतंकवाद की समस्या और समाधान, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और वृक्षारोपण का महत्व, और विद्यार्थी और राजनीति ये आ सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है, और देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका ये भी आ सकता है, और आज़ादी का अमृत महोत्सव इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हर सेट में आया था, अब की बार भी आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो इसे आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो बस 14 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन 14 प्रश्न का एक फुल सॉल्यूशन वीडियो आने वाली है, जिसमें आपको एक एक प्रश्नों को सॉल्व करके बताया जाएगा लिख लिख कर। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।